मैं अगर ये कहूं कि अगर आप यूजीसी नेट लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास में PYQs हैं, पास जितने भी ईयर के एग्जाम हुए हैं वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आप किसी भी एग्जाम की यूजीसी नेट लॉ की बात नहीं कर रहा मैं, आप कह रहा हूं कि किसी भी एग्जाम को जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए कि पास्ट में ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं, किस किस पार्टिकुलर यूनिट या किस सब्जेक्ट से हैं जो बार बार क्वेश्चन आते। तो हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू द लर्न नोट्स फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल लॉ के PYQs, इंटरनेशनल लॉ के PYQ यूजीसी नेट लॉ के, यानी कि 2018 से लेकर के टिल डेट आज तक जितने भी एग्जाम हुए उन सभी में एग्जाम्स में से हमने सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट करके उनमें से अलग अलग क्वेश्चन, जो अलग अलग सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन निकाले हैं। आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आपके पास PYQ हैं, स्पेशली जब आपके पास सब्जेक्ट वाइज PYQs हैं, तो उस टाइम पे आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाती है, क्योंकि अब आपको पता है कि इस पार्टिकुलर यूनिट से या इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट से है जो इतने ज्यादा क्वेश्चन है रिपीटली पूछे जा रहे हैं, और ये पार्टिकुलर जो पोर्शन है या ये पार्टिकुलर जो क्वेश्चन है या ये पार्टिकुलर जो केस लॉज हैं वो बार बार आ रहे हैं। ये सारी चीजें आपके पास में, आपके माइंड में PYQ में मेंशन होती हैं। तो आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं एक टेस्ट सीरीज, जिसमें कि एक छोटा सा कोर्स है जिसमें कि हमने सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट किए हैं सभी के सभी PYQs को अलग अलग सब्जेक्ट के। तो आप जैसे ही प्ले स्टोर पे जाकर के हमारा जो ऐप है वो लर्न नोट्स फॉर यू डाउनलोड करते हैं, और उसके अंदर जब आप कोर्स सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको दो कोर्सेज मिलेंगे। एक तो होता है एक तो है सिंपल टेस्ट सीरीज का कोर्स, और एक है टेस्ट सीरीज विद एक्सप्लेनेशन वीडियो। एक्सप्लेनेशन वीडियो जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उस तरीके से उसमें हर एक PYQ को है जो डिस्कस किया गया है, उसके जितने भी ऑप्शन है उनको डिस्कस किया गया है, चाहे वो सेक्शन आए हुए हों चारों ऑप्शन में, चाहे वो केस लॉ आए हुए हों, ठीक है। और ये दोनों के दोनों कोर्सेज हैं, इनमें फ्री मटेरियल्स भी अवेलेबल है, काफी सारे वीडियो आपको अवेलेबल है, ट्रायल के तौर पे देख सकते हो। एक कॉन्स्टिट्यूशन का 100 क्वेश्चन का कंप्लीट टेस्ट है वो आपके लिए फ्री है, जो कि आप वहां पे जाकर के अटेम्प्ट कर सकते हो। बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप डेस्कटॉप पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। learnnotes4u.in की जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर जो मेन्यू सेक्शन है उसमें यूजीसी नेट लॉ कोर्सेज पे जाकर के आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक में है, वो भी आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए, ये था प्रमोशन कह सकते हैं हम इसको, या आप लोगों की हेल्प के लिए कुछ चीज हमने नया ट्राई करने की कोशिश की है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि इनमें से कौन से केस में, ये जो हमारे पास 4 केस लॉ दिए गए हैं, चारों केस लॉज का हम ईयर भी जानेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन से केस लॉ में ये रूल कहा गया कि देयर इज नो डिस्टिंक्शन, यहां पे डिस्टिंक्शन नहीं है किसके बीच में, डी फैक्टो और डी जोर रिकॉग्निशन में। किस पर्पज के लिए? जब हम बात कर रहे हैं इंटरनल एक्ट किसी रिकॉग्नाइज अथॉरिटी के और उनको इफेक्ट देने की बात हो रही है, तो उस सिलसिले में यहाँ पे जो है डी फैक्टो और डी जोर जो रिकॉग्निशन है, इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। तो ये कौन से केस में कहा गया है? ये कहा गया है बैंक ऑफ चाइना वर्सेस वेल्स फार्गो बैंक एंड यूनियन ट्रस्ट, और ये केस कब का है? ये केस है 1952 का। ओके, बाकी ये बचे 3 केस लॉ, इन तीनों केस लॉ का ईयर भी हम जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ पे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो पूछा जाता है केस लॉ का। तो सबसे पहला बैंक ऑफ इथियोपिया वर्सेस नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट, ये केस कब का है? ये केस है 1937 का। वहीं पर लूथर वर्सेस सागोर की हम बात करें तो वो है 1921 का, और रंजाजू मंडी है वो केस कब का है? ये केस है 1939 का। इस केस में क्या था? रिकॉग्नाइज्ड किए थे। इस केस में क्या था कि इन्होंने जो स्पेनिश जो रिपब्लिकन है उसकी गवर्नमेंट के एक्ट को है वो रिकॉग्नाइज किया था। और लूथर वर्सेस सागोर में क्या था? इसमें यूके ने रिकॉग्नाइज की थी सोवियत नेशंस की जो डिक्रीज है उनको। तो ये इनके छोटे से फैक्ट भी हैं साथ के साथ। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि हमारे पास 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, असर्शन एंड रीजन वाले अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो असर्शन हमारे पास क्या है कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी कि ये क्या है? एक प्रिंसिपल ऑर्गन है किसका? यूनाइटेड नेशन का।
और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसिस्ट 15 जजेस वो आर इलेक्टेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। तो क्या यहाँ पे असर्शन और उसका रीजन है वो सही है? नहीं, असर्शन है वो करेक्ट है, ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, नो डाउट। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकंड रीजन की, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करती है कि उसमें 15 जजेस होते हैं, दैट इज करेक्ट। बट ये इलेक्टेड किसके द्वारा होते हैं? ये होते हैं इलेक्टेड यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसके द्वारा प्लस सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि इन दोनों का रोल होता है, अकेली सिक्योरिटी काउंसिल का रोल नहीं होता। ये इन दोनों के द्वारा अपॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे असर्शन ए ट्रू आर फॉल्स है, तो ये कौन से में? थर्ड ऑप्शन में है। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास कुछ दो लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2। प्रोविजन है, आर्टिकल है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, जो स्टैट्यूट है उसकी। तो हमें इनको मैच करना है कौन सी किससे रिलेट करती है। सबसे पहले लॉ अप्लाइड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये कौन सी आर्टिकल में हमें देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है आर्टिकल 38 में। स्टेटमेंट बी है, कोर्ट पावर टू अलाउ अ स्टेट टू इंटरवेन इन अ केस व्हिच इट इज नॉट अ पार्टी, यानी कि जिसकी वो पार्टी नहीं है वहां पे इंटरफेरेंस करने की बात करिए तो वो कौन से हमें है? वो आर्टिकल हमें 62 में देखने को मिलता है। सी बात करता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो वो हमें देखने को मिलती है आर्टिकल 36 में। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की बात नहीं हो रही है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो स्टैट्यूट है उसके आर्टिकल की बात हो रही है। फिर आता है इंटरिम मेजर और रिलीफ बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये कौन से में है? 41 में। आई होप इट इज क्लियर। ये इनके कुछ सेक्शन हैं, और जो ये आर्टिकल 38 है इसको आप एक तरीके से एज इट इज याद कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल जो लॉ है उसके सोर्सेज की है उसकी लिस्ट भी प्रोवाइड करता है। इसमें काफी सारे क्वेश्चन हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट ए क्या है? वो कहती है कि इन द हेग कॉन्फ्रेंस, हेग में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, वहां पे एक कन्वेंशन हुई है, किसके ऊपर थी वो? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नेशनलिटी लॉ वाज साइंड एंड अडॉप्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट बी क्या कहती है? कि जो नोटेबॉम केस है वो रिलेटेड है टू दी स्टेटलेसनेस, तो ये स्टेटमेंट है वो क्या गलत है। ये केस किससे रिलेट करता है? ये केस रिलेट करता है अबाउट द नेशनलिटी बाय नेचुरलाइजेशन। ओके, हमने अभी लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर स्पेशली, उसमें भी देखा था कि ये नेशनलिटी बाय नेचुरलाइजेशन से रिलेट करता है। सी क्या कहती है यहाँ पे स्टेटमेंट? कि जो 7 नवंबर 1967 में जो जनरल असेंबली ऑफ यूएन है उन्होंने अडॉप्ट किया था क्या? डिक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? डी, वो कहती है कि कन्वेंशन ऑन रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस 1961 came into force on December 13, 1965। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये इस ईयर में नहीं थी, ये थी 1975 में। ओके, तो ये इसको आप करेक्ट कर लेना, याद रखना, ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। और नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है स्टेटमेंट ई। वो क्या कहती है कि जो कन्वेंशन है ऑन स्टैट्यूट ऑफ स्टेटलेस पर्सन वाज अडॉप्टेड ऑन 6 जून 1960। तो क्या ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है? नहीं, ये स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग है। ये कब हुआ था? ये हुई थी अडॉप्शन है 1954 में। एग्जैक्ट इसकी डेट की हम बात करें तो वो है 28 सितंबर 1954। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो इसके जो है ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सेकंड वाला, यानी कि बी डी ई, ये तीनों के तीनों हैं वो है इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, वो हमें बतानी है। ये 4 स्टेटमेंट में दी गई है। फर्स्ट क्या कहती है कि जो डंकल ड्राफ्ट टैक्स ऑन डंकल पैकेज और डंकल ड्राफ्ट एक्ट एम्बेडेड द रिजल्ट ऑफ उर्गे राउंड ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन वाज रिलीज ऑन 20 दिसंबर 1999। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये कब की है? 1994 की है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सेकंड क्या है? द न्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 1995 रिप्लेस द गेट। क्या ये वाली स्टेटमेंट सही है कि यानी कि गेट को रिप्लेस करके कब WTO बना था?
तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। 1 जनवरी 1995 में, ये आप जो ईयर और ये डेट है वो याद रखिए, WTO की जो इस्टेब्लिशमेंट या इफेक्ट में आने की डेट है वो अक्सर पूछी जा सकती है। स्टेटमेंट सी है, वो क्या कहती है कि जो फंक्शन ऑफ द WTO आर मेंशन इन द आर्टिकल 3 ऑफ द एग्रीमेंट इस्टेब्लिशिंग WTO। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट? यस। तो ये जो आर्टिकल है इसमें लिस्ट किए गए हैं फंक्शन WTO के, जैसे कि डिस्प्यूट सेटलमेंट वगैरह है उनसे रिलेटेड ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। उसके बाद में है जो स्टेटमेंट है 6, जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है ऑफ WTO वाज हेल्ड इन हांगकांग चाइना फ्रॉम 13th to 18th दिसंबर 2008 में। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये कब हुई है? 2005 में। कौन कौन से ऑप्शन है वो इसका राइट है, कौन कौन से स्टेटमेंट? बी और सी। बी और सी कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं? ये है फर्स्ट में, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कहता है कि इनमें से कौन सा चैप्टर है वो यूनाइटेड नेशन का डील करता है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं वो देख लेते हैं, उनमें क्या क्या चीजें हैं वो प्रोवाइड की गई है। सबसे पहले हमारे पास में है चैप्टर 6। चैप्टर 6 है वो किससे रिलेट करता है? ये करता है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट से। इसमें आर्टिकल है वो हमें देखने को मिलती है 33 से लेकर के 38 तक। तो इसमें जैसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में, जैसे नेगोशिएशन है, मीडिएशन है या आर्बिट्रेशन है, इनके बारे में जो प्रोविजन दिए गए हैं। फिर आता है चैप्टर 7। चैप्टर 7 है ये, इसमें कहां से कहां तक आर्टिकल दी गई हैं? इसमें दी गई है 39 से लेकर के 51 तक। और ये किससे रिलेट करता है? इन्फोर्समेंट जो एक्शन है उनसे, जैसे कि सैंक्शन है, मिलिट्री फोर्स है, उनसे रिलेटेड है, जहां पे एक्ट ऑफ एग्रेशन हो रहा है। ठीक। नेक्स्ट आता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में क्या दिए गए हैं? ऑर्गन्स, जो मेन ऑर्गन है वो उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। और इसमें जो आर्टिकल कौन कौन सी हैं वो है आर्टिकल है 7 और 8। और चैप्टर 2 है वो किससे रिलेट करता है? मेंबरशिप क्राइटेरिया क्या होगा, और उसके लिए जो आर्टिकल है वो हमें इसमें देखने को मिलती है 3 to 6। आई होप इट इज क्लियर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है लिस्ट करता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड स्टेट। तो ये अभी अभी हमें थर्ड सोर्स इस इंटरनेशनल लॉ का इसको माना है। तो ये लास्ट वीडियो में शायद क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें मेंशन था। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा राइट होगा? वो होगा पैरा नंबर 1 का सी ऑफ आर्टिकल 38। जब हम आर्टिकल 38 इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो वो सोर्सेज के बारे में बात करती हैं, अभी अभी हमने जस्ट देखी थी। तो इसमें ए में क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन ट्रीटी है, ठीक है। बी में क्या है? इंटरनेशनल कस्टम्स है। सी में ये वाला है, ठीक है। डी में जुडिशियल डिसीजन या कोई स्कॉलर वर्क है, वो चीजें इसमें दी गई हैं। तो ऑप्शन इसका 2 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कहता है कि जो ये वर्ड इंटरनेशनल लॉ है वो फर्स्ट टाइम किस जुरिस्ट के द्वारा है यूज किया गया है? सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल लॉ को फर्स्ट टाइम यूज किया था जेरेमी बेंथम ने। तो इसको आप याद कर लीजिए, जेरेमी बेंथम। ओपनहाइम की एक पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। स्टार्क की इसमें डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है। तो ये कुछ नाम हैं जुरिस्ट के, वो आपको इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग पता होने चाहिए। ऑस्टिन का पॉजिटिविज्म है, जिसमें कि 3 एलिमेंट बताए थे। लॉ क्या है? लॉ इज अ कमांड बाय द सोवरेन, सैंक्शन बैक्ड बाय द सैंक्शन, ठीक है। ये लास्ट में वीडियो में हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, वो क्या कहता है कि इनमें कौन से केस के अंदर है जो क्या हेल्ड किया गया था कि अगर एक पर्सन है वो नॉट ए सिटीजन ऑफ एनी स्टेट, की किसी भी स्टेट का वो सिटीजन नहीं है, तो उसको हम स्टेटलेस का है। तो वो कौन से केस में यहाँ पे हेल्ड किया गया था? तो ये हेल्ड किया गया था स्टॉक वर्सेस पब्लिक ट्रस्ट में। कब की बात है? ये 1925 की। ये ऑलरेडी हम एक बार क्वेश्चन है लास्ट वीडियो में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सिर्फ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन कहें या पब्लिक ट्रस्ट केस आया था नाम। तो इसका पूरा नाम स्टॉक वर्सेस पब्लिक ट्रस्ट है। इसमें था स्टेटलेस, कोई भी व्यक्ति अगर स्टेटलेस है तो उसके भी कुछ लीगल राइट हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी उन स्टेट के जो कि ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड हैं। ओके, ये केस है नोटेबम का 1955 का। ये केस नेशनलिटी बाय नेचुरलाइजेशन है, आपको पता ही है। बाकी के 2 केसेस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इसमें ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें हमें 2 लिस्ट दी गई हैं, उनको मैच करना है। उनकी डेट और ईयर दिए गए हैं कि कब कोई चीज इस्टेब्लिश हुई थी या कब क्या चीज पहली बार हुआ है, उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले डेट एंड ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन, कब हुई थी ये इसकी डेट एस्टेब्लिशमेंट यूनाइटेड नेशन की?
ये है 24 अक्टूबर 1945 की। उसके बाद में फर्स्ट सिक्योरिटी काउंसिल है कब शुरू हुई, तो ये हुई थी 12 जनवरी को 1946 में। और वहीं पर अगर हम बात करें पेरिस डिक्लेरेशन ऑन सैंक्शन अगेंस्ट द साउथ अफ्रीका, तो वो कब की है, ये है हमारी 2 मई 1981 की। वहीं पर अगर हम बात करें कि मिस्टर बोट्रस घाली टू कवर ए सेक्रेटरी जनरल और ऑफ द यूएन, तो ये कब था, 1 जनवरी 1992। तो ये कौन थे, ये थे फर्स्ट कौन थे, अफ्रीकन यूएन सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, ये फर्स्ट अफ्रीकन थे, ठीक है। ये बात भी आप इसको याद रख सकते हो फॉर ए जनरल नॉलेज। तो आप इसको मैच कर लेना, और इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। जो करेक्ट नहीं है हम उसको करेक्ट कर लेंगे, और बाकी की जो करेक्ट है वो भी आप याद रखना। सबसे पहले हमारे पास में आती है स्टेटमेंट ए। स्टेटमेंट ए क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 16 ऑफ यूडीएचआर, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, एवरीवन हैज अ राइट टू सीक, ये वर्ड याद रखना, एंड एंजॉय इन अदर कंट्री असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। यहां पर राइट टू सीक नहीं, राइट टू असाइलम लिखा है, राइट टू असाइलम है, ओके। तो ये वाली क्या है, करेक्ट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि 1967 में जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन है ऑन ट्रीटी टेरिटोरियल असाइलम वाज एनोनिमसली अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कन्वेंशन ऑन द स्टेट ऑफ रिफ्यूजीज 1951, वो एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन द 24 अप्रैल 1956। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ये कब हुई थी, ये हुई है 22 अप्रैल 1954 में, 1954, ओके। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है इन द असाइलम केस कोलंबिया वर्सेस पेरू, कब का केस है ये, 1950 का केस है। और द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्सप्लेन करती है डिस्टिंक्शन बिटवीन द टेरिटोरियल एंड डिप्लोमेटिक असाइलम के अंदर। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे सिर्फ हमें ए और सी है वो इनकरेक्ट देखने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर से हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, उसमें करेक्ट स्टेटमेंट को है चूज करना है। स्टेटमेंट ए है वो क्या कहती है हमें, द ऑपरेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ फोरम प्रोरोगेशन हैज नॉट बीन इन्वेस्ड अंडर द यूएन चार्टर और द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, ये वाली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। बी क्या कहती है, डॉक्ट्राइन ऑफ फोरम प्रोरोगेशन मे नॉट ऑपरेट वेयर द कोर्ट ऑलरेडी हैज जुरिसडिक्शन रैशने पर्सोने। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यहां पर जहां पर जुरिसडिक्शन है किसी भी कोर्ट के पास में, तो भी है जो ये डॉक्ट्राइन है वहां पे अप्लाई हो सकता है। फोरम प्रोरोगेशन का मतलब क्या है कि जहां पर दो पार्टी खुद डिसाइड करती है कि हम किस कोर्ट के पास, किस ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी पार्टिकुलर कोर्ट के पास उस मैटर को डिसाइड करने की जुरिसडिक्शन है, लेकिन वो पार्टी कहती है नहीं, हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम किसी दूसरी कोर्ट में जाएंगे, तो उस चीज को हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फोरम प्रोरोगेशन। सी क्या कहता है, डॉक्ट्राइन फोरम प्रोरोगेटम अफोर्ड्स एन इनफॉर्मल वे फॉर द स्टेट टू एक्सप्रेस द कंसेंट टू द जुरिसडिक्शन। यही बात मैंने अभी समझाई है, यानी कि वहां पे कंसेंट की बात हो रही है जुरिसडिक्शन के रिगार्डिंग। डी क्या कहता है कि जो प्रिंसिपल अंडरलाइंग डॉक्ट्राइन ऑफ फोरम प्रोरोगेटम वाज एनुशिएटेड बाय द परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द आइलैंड पाल्मास केस 1928। क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये केस है वो रिलेटेड करता था टेरिटोरियल सोवरेनिटी के बारे में, ठीक है, न कि फोरम प्रोरोगेटम के बारे में, ओके। तो ये वाली स्टेटमेंट है वो गलत है। तो ए और सी इसका राइट होगा। तो वो कौन से में दिए गए हैं, बी में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि इनमें से कौन सा नोट अ प्रिंसिपल विच इज वेरी फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ which must guide emergency humanitarian action in armed conflict। आर्म कन्फ्लिक्ट के दौरान कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है नहीं है, मतलब इनमें से वो निकालना है जो कि नहीं है, जिसको यहाँ पे आर्म कन्फ्लिक्ट के कंडीशन में इमरजेंसी के लिए यहाँ पे गाइड करने के लिए यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, यस,
प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी फॉलो किया जाता है मिनिमम सफरिंग करने के लिए। और प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शलिटी है वो यहाँ पे मतलब कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी भी तरह की पार्टीजन नहीं होगा, यानी कि कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होगा ड्यूरिंग दी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। और वहीं पर अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो ये है जो इससे रिलेट नहीं करता। इसका मतलब क्या है और किससे रिलेट करता है? ये जो रिलेट करता है ये है एक यूएन चार्टर का प्रिंसिपल, आर्टिकल 1 की क्लोज 2 में दिया गया है ये, न कि ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ से रिलेटेड है। तो इसका डी ऑप्शन है वो राइट होगा। ठीक है, 2019 जून में पूछा गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 क्या कहता है कि यहाँ पे जो कोर प्रिंसिपल है यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ परमानेंट सॉवरेनिटी ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जो कोर प्रिंसिपल दिए गए हैं वो कितने हैं, कौन कौन से हैं? तो ये जो कोर प्रिंसिपल दिए गए हैं वो कोर प्रिंसिपल है 8। कौन कौन से हैं वो कोर प्रिंसिपल? 8 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सॉवरेनिटी ओवर द रिसोर्सेज, सेकंड है राइट टू रेगुलेट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, थर्ड है कंपनसेशन फॉर द एक्सप्रोप्रिएशन, फ्री डिस्पोजल ऑफ रिसोर्सेज, नॉन इंटरफेरेंस इन द रिसोर्स मैनेजमेंट, म्यूचुअल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एंड 7th नंबर पे है रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ, एंड 8 नंबर पे है पीसफुल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये 8 प्रिंसिपल हैं वो दिए गए हैं। तो ऑप्शन इसका डी क्या है वो होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 असर्शन रीजन एक बार फिर से हमारे सामने है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा वो राइट होगा। आर्टिकल जो 38 है आईसीजे की इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में बात करती है, जिसमें कि इंटरनेशनल कन्वेंशन को लिस्ट किया गया है, वेदर जनरल और पार्टिकुलर एस्टैब्लिशिंग रूल एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंटेस्टिंग स्टेट एज द फर्स्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। क्या ये सही है? यस, इंटरनेशनल कन्वेंशन या ट्रीटी की बात करें तो सबसे पहले दी गई है ये ए में, बी सी और डी हमने अभी अभी डिस्कस किए थे लास्ट 2-3 क्वेश्चन पहले। रीजन में क्या कहा गया कि इन मॉडर्न पीरियड जो इंटरनेशनल ट्रीटीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये रीजन क्या सही है? यस, जो असर्शन है वो भी करेक्ट है, रीजन इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ये थे हमारे इंटरनेशनल लॉ के नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। आई होप कि आपको इन सभी क्वेश्चन के रिगार्डिंग किसी भी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारा जो ऐप है ला नोट्स फॉर यू, जो कि आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया गया है, जिसमें टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली हैं, आप वेबसाइट से डेस्कटॉप पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें कि एक एक्चुअल जो आप प्रैक्टिस है यूजीसी नेट लॉ एग्जाम की वो कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन का आपको एक टेस्ट 100 क्वेश्चन का फ्री में मिल रहा है। तो आप जाइए और उसको अटेम्प्ट करके देखिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।